everyone, today is 31st of October and we are here to solve most complicated issue of the students, what to read in The Hindu. And basically The Hindu को हम कैसे पढ़े ताकि हमारा जो टाइम है वो भी कम वेस्ट हो और मोस्ट यूटिलाइजेशन हो सके न्यूज़पेपर का। और यहाँ से जो भी हमें करंट में एग्जांपल्स के स्टडी मिलेगी उसे कैसे यूटिलाइज करना है अपने मेंस के एग्ज़ाम में, जीएस, एथिक्स, ऐसे में, ठीक है। और कैसे लिंक करना है न्यूज़पेपर को, करंट को अपने स्टैटिक सिलेबस के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर फर्स्ट पर यहाँ पर ये न्यूज़ आई है अबाउट जो महाराष्ट्र स्पीकर को डिफेक्शन की डेडलाइन दी गई है। बेसिकली देखो क्या होता है, आपको पता है एंटी डिफेक्शन लो है इंडिया में, जो आता है हमारा 10th शेड्यूल में। पहली बात तो प्रीलिम्स के लिए आपको ये पता होना चाहिए एंटी डिफेक्शन किस में 10th शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये सब इसके बारे में पता होना चाहिए कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अंडर आया था। ये चीज़ें आप खुद वही ना थोड़ा सा रिसर्च करोगे और 2-4 चीज़ें पता लगी, ये पता करना। फिर उसके बाद क्यों आया था एंटी डिफेक्शन, ठीक है। आपने वो एक फेमस वर्डिंग्स है आया राम गया राम, मतलब क्या होता था, जो बहुत सारे कुछ एमएलए एमपीज ऐसे होते थे जो बहुत फ्रीक्वेंट पार्टीज चेंज करते रहते थे, जैसे आज कांग्रेस में, कल बीजेपी में, जहाँ उनको अपना फ़ायदा लगा। तो इससे क्या होती थी, इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती थी, है ना। तो जो पार्टी के लिए काफ़ी दिक्कत होती थी और वो सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं जो इन जनरल स्टेट को, कंट्री को। तो उन सब चीज़ों को बचाने के लिए, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आया था एंटी डिफेक्शन लो, ठीक है। ये बात थी। तो अब यहाँ पर जो बात हुई, यहाँ पे ना दो, ये सब देखो पॉलिटिकल न्यूज़ आपके लिए पढ़नी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट उस पॉलिटिकल न्यूज़ से क्या रिलेशंस है आपके जो कंटेंट है, जो स्टैटिक सिलेबस है उसका। तो मैंने ये चीज़ आपको बता दी, आपको प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए। अब बात है मेंस में क्या, ये 2 केसेस आप यहाँ पे देख लेना। एक तो केशव मेघचंद्रा सिंह वर्सेस मणिपुर स्पीकर केस था जो 2020 का था। उसमें क्या था, जो जज था उसने क्लियरली मेंशन कर दिया था कि जो डिसक्वालिफिकेशन की या डिफेक्शन का जो भी उसके ऊपर जजमेंट आ रही है वो विदिन 3 मंथ के अंदर आ जानी थी चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है किसी भी जज को, किसी भी कोर्ट को। तो ये केस था, ये केस आप अपने जब भी मेंस में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा उस वहाँ मेंशन कर सकते हो। फिर वहीं पे बात यहाँ पर एक और केस था, कर्नाटका एमएलए डिसक्वालिफिकेशन केस 2019 में। तो वहाँ जो हमारे जस्टिस एन.वी. रमन्ना थे, उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया था कि जो कोई स्पीकर है जो दोनों पार्टियों को बराबर लेके नहीं चल सकता, मतलब अगर बाइस्ड हो जाता है किसी एक पार्टी की तरफ तो उसे वो चेयर नहीं लेनी चाहिए स्पीकर वाली, वो उससे दूर ही रहे। तो ये बात, जहाँ भी स्पीकर रिलेटेड आपका न्यूज़ आएगी, स्पीकर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका मेंस में, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन थी। इससे ज़्यादा आपको इस न्यूज़ में कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं, बाकी थोड़ा पॉलिटिक रिलेटेड ही है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ये न्यूज़ आई है आंध्र प्रदेश ट्रेन केसेस, ठीक है। ओब्वियसली इतना बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ है, काफ़ी सैड न्यूज़ है, बट हमारे लिए न्यूज़ पढ़नी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें यहाँ से क्या देखना है, देखो ट्रेन के जो क्रैशेस हैं, ट्रेन एक्सीडेंट कितने फ्रीक्वेंट हो रहे हैं। अभी पीछे भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था शायद उड़ीसा वगैरह में, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। तो यहाँ से हम क्या चीज़ आइडिया लगा के देख सकते हैं कि फर्दर जो आने वाला मेंस है उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि क्वेश्चन आ सके ट्रेन क्रैशेस पे, कि इतने फ्रीक्वेंट ट्रेन क्रैशेस क्यों हो रहे हैं, इनके कॉजेज़, और क्या स्टेप लेने चाहिए गवर्नमेंट को, और क्या ऑलरेडी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं रिलेटेड टू दैट, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से आपको पता होना चाहिए। और जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया आप ये एग्जांपल मेंशन कर सकते हो कि वहाँ के एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ ट्रेन क्रैश हुआ था। तो ये जो ट्रेन क्रैश हुआ है आंध्र प्रदेश में, इसमें रीज़न माना जा रहा है कि जो सिग्नल जंप किया है ट्रेन ने ना, सिग्नल जंप एक रीज़न माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लोको पायलट था उसकी लापरवाही या अवेयरनेस ना होने के कारण था। तो ये रीज़न आपको पता होना चाहिए। वही आपको पता है कवच आया था, गवर्नमेंट ने कवच एक सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च किया था ताकि जो ट्रेन है वो एक्सीडेंट से बच सके, पहले ही पता लग जाए अगर सामने से कोई ट्रेन आ रही है। स्टिल मतलब अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है सभी ट्रेन में, तो ये जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो ऐसे चीज़ों को आपको लिंक करना है अपने मेंस और प्री से। इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 3 पर। आपको पता है छठ पूजा के बारे में,
बिहार की सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होती है छठ पूजा, जो ये दिवाली से पहले आती है। ठीक है, तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि जो छठ पूजा है वो कौन से भगवान के लिए बनाई जाती है। सन गॉड की पूजा होती है इसमें। ये आपके प्री के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? बिहार। कौन से गॉड से? सन गॉड से रिलेटेड है ना। इसमें रिवर में खड़े होकर पूजा करते हैं, जो भी रिवर होती है आसपास। तो अब यहाँ पे जो बात जो हम जिसके लिए हम ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्या है मेंस के लिए, क्या कि जो यहाँ पे इस बार जो फैसिलिटीज़ है, सिक्योरिटी है, वो बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके की गई है। जैसे ड्रोन, अराउंड 100 बिग ड्रोन्स होंगे जो अलग अलग रिवर्स पर, अलग अलग घाट्स पे उड़ाए जाएंगे। उनमें सीसीटीवी कैमरा होंगे उनको ऑब्जर्व करने के लिए, कोई भी सिक्योरिटी इशू ना राइज हो, है ना। तो ये बात यहाँ पे हुई है। तो आपको जब भी आपको मेंशन करना हो कि टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है, फेस्टिवल्स का भी एक पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, क्राउडेड एरिया होता है ना, तो वहाँ पे हम ड्रोन का यूज़ कर सकते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस, फॉर सर्विलियंस। ऐसे आपको चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। इसके बाद यहाँ पे 6 पेज नंबर पर न्यूज़ आई है, न्यू मशरूम स्पीसीज आइडेंटिफाई हुई है फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। उसका नाम है कंडोलोमाइसिस अलोबस्कुम मोस्कस। ओबियसली प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफिकल्ट है, तो ये आपको प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए जब भी आए कि ये कौन सी स्पीसीज किस चीज़ से रिलेटेड है, मशरूम से रिलेटेड है और कहाँ पर मिली है, वेस्टर्न घाट में। फिर यहाँ पर एक ये है आरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ है? केरला में। तो यहीं से हम सोचते हैं ना यार, अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो कभी सुनी ही नहीं, न्यूज़पेपर में आई थी। आपको ऐसे ही चीज़ें निकालनी होती हैं। कहाँ से है? केरला से। इससे ज़्यादा जाना भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर ये आपको पता है इज़राइल और जो पैलेस्टीन का वॉर हो रहा है उसमें सब क्या चल रहा है, सब कुछ पता है आपको। तो ऑब्वियसली उनका में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है हमारी, वहाँ पे वोटिंग होगी, है ना, कौन इज़राइल की साइड है, कौन हमास की, या फिर गाज़ा या फिर पैलेस्टाइन, कुछ भी कह लो, उसकी साइड है। तो ऑब्वियसली स्टार्ट हमास ने किया था, जो 7 अक्टूबर को अटैक किया था हमास ने इज़राइल पे। ऑब्वियसली वो गलत था, बट उसके बाद फिर अब गाज़ा पर भी काफ़ी टॉर्चर हो रहा है। तो जो इंडिया है उसने किसी की भी साइड वोट करने से मना कर दिया है, ना वो इज़राइल की साइड वोट कर रहा है, ना वो पैलेस्टाइन की साइड वोट कर रहा है, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। उसका कहना है कि हाँ, हम टेररिज्म को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, जो हमास ने करा वो सही नहीं था, वो टेरर हम बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करते उस चीज़ को, बट जो इज़राइल कर रहा वो भी सही नहीं है। बट ये कहीं ना कहीं एक वही ना चीज़ों से बचने का वे है, हमें एक स्टैंड लेना चाहिए, चाहे हम वो इजरायली साइड ले, चाहे हम पैलेस्टाइन की साइड ले। तो वो चीज़ यहाँ पे इस आर्टिकल में बात की गई है सारी, कि इंडिया को एक स्टैंड लेना होगा, या तो यूएस यूके जो कि इजराइल की साइड है उनकी तरफ मूव कर जाए, या फिर अरब कंट्रीज़ की। तो ये बात यहाँ पर की गई है। तो ओबियसली इंडिया इजराइल को भी नाराज़ नहीं करना चाह रहा, क्योंकि देखो क्या है, इजराइल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पार्टनर रहा है हमेशा से, चाहे वो हमारी ग्रुपिंग हो I2U2 की, है ना, या फिर हमारा जो मिलिट्री ऑपरेशंस है इजराइल के साथ वो रिलेशन हो। तो इजराइल को भी इंडिया नाराज़ नहीं करना चाह रहा। फिर वहीं जो पैलेस्टाइन है, ठीक है, उसको भी सपोर्ट करता है इंडिया कहीं ना कहीं, क्योंकि उस पर इतने जो टॉर्चर हो रही है ना, ह्यूमैनिटी क्राइसिस वाली बात करें तो उस चीज़ को भी सपोर्ट करना चाह रहा है। तो ये बातें यहाँ पे हुई है। ठीक है, तो इसमें एक बार आप गो थ्रू कर लेना, ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इसराइल गाजा इन सब के बारे में हम इतना सारा पढ़ चुके हैं और अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है किसका क्या स्टैंड है, क्या फाइनल रिजोल्यूशन हुआ है। तो जब फाइनल रिजोल्यूशन होगा तब आप 2-3 आर्टिकल इससे रिलेटेड पढ़ लोगे तो आपका मेंस के ध्यान से प्रिपेयर हो जाएगा। बार बार मत पढ़ो, वो टाइम वेस्ट ही होगा, है ना। बस जैसे ये अपडेट थी उनका की वोटिंग की, हमने इसको एक बार गो थ्रू कर लिया। फिर उसके बाद हम जाएंगे पेज नंबर 10 पर। यहाँ पर बहुत अच्छी ये न्यूज़ है, जो रेलवे का कार्गो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो देखो क्या होता है, रेलवे दोनों में काम करती है, मतलब पैसेंजर मूवमेंट और फ्राइट मूवमेंट। ओबियसली रेलवे की जो पैसेंजर की टिकट है बहुत लो है, तो उसकी वजह से पैसेंजर प्रेफर करते हैं, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस हो चाहे वो शॉर्ट
डिस्टेंस वो रेलवेज़ के लिए। बट वहीं जो फ्लाइट के चार्जेस हैं वो रेलवे के बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं या कोई भी इंडस्ट्रीज़ है, वो अपना जो सामान ट्रांसपोर्ट कराने के लिए रोडवेज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू रेलवे। बट अगर वहीं रेलवे को थोड़ा सा भी सपोर्ट मिले ना, तो रेलवे कंपैरेटिवली चीपर हो सकता है, चाहे वो रोडवेज़ हो चाहे वो बाकी वेज हो, है ना। तो ये बात यहाँ पर की जा रही है कि हमें रेलवेज़ के जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कैसे सपोर्ट करना चाहिए, तो वो सारी बात यहाँ पे हो रही है। आपको पता है पीएम गति शक्ति लॉन्च हुआ था, है ना, जिसमें यही सारी बातें हुई थी, है ना, कि जो नेटवर्किंग है उसको इंक्रीज़ करना है, ठीक है, और जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको बढ़ाना है, ठीक है। फिर वहीं पे एक लॉन्च हुई थी स्कीम पीएम नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। इसमें भी वही बात है, जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ होता है, लेकिन उसको कैसे एफिशिएंट बनाना है, कैसे उसमें जो प्राइसेस है इतने हाई है, जो चार्जेस इतने हाई हो रहे हैं उनको रिड्यूस करना है, ये सारी बात यहाँ पे हुई है। फिर उसके बाद यही बात है कि देखो जो हमारा रेलवे है, अब देखो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे रेलवे ट्रैक जा रहा है, तो अब इंडस्ट्रीज़ को दिक्कत होती है ना, यहाँ पहले सामान यहाँ तक पहुँचाए फिर वो रेलवे में लोड होता है। तो हमें ऐसा करना होगा, जहाँ भी इंडस्ट्रीज़ के क्लस्टर है, कुछ जगह है ना जहाँ पे माइनिंग इंडस्ट्री साथ में बहुत सारी हैं, या और इंडस्ट्री बहुत सारी है, जो इंडस्ट्रीज़ हब है उनके आसपास से हमें ट्रैक निकालने होंगे, ताकि जो इंडस्ट्रीज़ है उनको ईज़ हो जाए, वो रेलवे को प्रेफर करने लग जाए बाकी रोडवेज़ के ऊपर। तो ये बात यहाँ पे की गई है कि हमें जो इंडस्ट्रीज़ के क्लस्टर है उनके आसपास से रेलवे के ट्रैक निकालने होंगे, है ना, ताकि चाहे वो लार्जर डिस्टेंस हो चाहे वो शॉर्टर डिस्टेंस हो, रेलवेज़ को प्रेफर की जा सके। फिर वहीं पे जो बात की जा रही है, जो 3 जो पीएम गति शक्ति के अंदर 3 हमने मेन स्टेप लेने की बात की गई थी। एक तो कि 400 वंदे मातरम ट्रेन लॉन्च करेंगे, आपको पता है इसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी, है ना, और जिसमें जो कार्गो मूवमेंट है वो भी बेटर हो सकेगी, है ना। फिर वहीं जो पोस्टल और रेलवे नेटवर्क को इंक्रीज करने की बात कर रही थी, पोस्टल एंड रेलवे नेटवर्क को इंक्रीज करने की बात हुई थी। फिर वही 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट आपने सुना होगा, तो ये पीएम गति शक्ति के अंडर करने की बात हुई थी। अगर ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है अच्छे से, अगेन रेलवे की जो कार्गो की ट्रांसपोर्ट करने पे लोग प्रेफर ज़्यादा करेंगे, है ना। फिर वहीं पे आपको पता है प्राइवेट फ्लाइट टर्मिनल्स, प्राइवेट इंडस्ट्री को मतलब लाने की बात की जा रही है रेलवेज़ में। अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ आएंगी तो वो कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट के लिए बात करेंगे, और मे भी जो इतना हाई प्राइसेस लो प्राइसेस है पैसेंजर में लो कर रखा है और फ्लाइट में हाई, वो मेंटेन हो सकेगा। अगेन जो कार्गो है या फिर जो फ्लाइट मूवमेंट है वो प्रेफरेबल हो रेलवे में, है ना। तो ये सारी बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। कुछ स्टेप लेने की बात की जा रही है, ठीक है, कि जो नए तरीके के वैगन्स बनाने चाहिए जो रेलवे को। जैसे आपको पता है जो फ्लाई एस है इंडस्ट्रीज़ में से निकलता है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है वो अराउंड 1999 में बोल चुकी है कि जो फ्लाई एश का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करो। तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री चाहेंगे उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो रेलवे उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती है, फ्लाई एश को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी बेनिफिट ले सकती है। बट हमारे पास वैसे वैगन नहीं है जिसमें फ्लाई एश प्रॉपरली नहीं मतलब आ सके प्रॉपरली, वो इतना मतलब वो एनवायरनमेंट में ना फैले। तो नए तरीके के वैगन, जो नई तरीके की डिमांड आ रही है, नई तरीके की जो नई इंडस्ट्रीज़ आ रही है, उनकी डिमांड को कैटर करने के लिए नई तरीके के वैगन्स हमने बनाने चाहिए, है ना। फिर वहीं पे बात हो रही है कि जो लोडिंग अनलोडिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको हमें ईजी करना चाहिए, जो उनमें रेगुलेशन आते हैं, ठीक है, कि ऐसे नहीं वैसे, वो जो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बना दिया गया उसको ईजी करने की बात हो रही है। फिर वहीं आपको पता है जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, जो गवर्नमेंट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप रेलवे में सामान भेज रहे हो तो आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, वहीं अगर आप रोडवेज से सामान भेज रहे हो तो आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं चाहिए। और आपको पता है एनवायरमेंटल क्लियरेंस कितना कॉम्प्लिकेशन होता है, पैसे भी लगते हैं, तो इसलिए फिर लोग रेलवे को छोड़ के इंडस्ट्रीज़ है रोडवे प्रेफर करती है। तो ये सारे इश्यूज़ को ठीक करने की बात की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा आर्टिकल आया है GS3 में, ट्रांसपोर्टेशन में आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, ठीक है। उसके लिए यहाँ से आप पॉइंट कलेक्ट कर लेना, अपने नोट्स बना लेना, और वहाँ पर ये जब भी पॉइंट आए तो ये बहुत सारे पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाएंगे, वो मेंशन कर देना, ठीक है। फिर वहीं पे यहाँ पे बात हो रही है फ्लड प्रोन एरियाज़ की, एक्सपेंशन ऑफ सेटलमेंट इनटू फ्लड प्रोन एरियाज़।
इससे रिलेटेड बहुत प्रीवियस ईयर में भी आपको मेंस में क्वेश्चन मिल जाएंगे, फ्यूचर में भी आने वाले एग्जाम्स में भी आपको मिलेंगे। तो ये GS1 में आपका फ्लडिंग वाले टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसका कहना है कि जो ओबियसली आपको पता अर्बन सेटलमेंट फैल रही है, अब अर्बन में जो लोग हैं ज़्यादा जाके मूव कर रहे हैं, तो वहाँ भी जो आसपास में रिवर जा रही है उसका जो फ्लड एरिया था वहाँ पर भी सेटलमेंट इंक्रीज़ हो गई है ना। तो ये कहीं ना कहीं ओबियसली अगर वहाँ पे जाके आप सेटलमेंट कर रहे हो तो फ्लड भी इतनी जल्दी आएंगी, ठीक है, आपके लिए रिस्क भी उतना ही बढ़ता है। बट बात की जा रही है कि जो इंडिया अभी जो वर्ल्ड की जो मतलब मोस्ट जो 20 कंट्रीज़ हैं उनमें नहीं आता है जो फ्लड प्रोन एरियाज़ में रहती है। बट इंडिया वर्ल्ड की हाईएस्ट जो 3 कंट्री हैं चाइना और US के बाद, और चाइना और वियतनाम के बाद जो एक्सपेंड कर रही है अपनी न्यू सेटलमेंट फ्लड एरिया में, उनमें आता है, ठीक है। वहीं पे रिसर्च हुआ है, गौतम भान करके रिसर्चर हैं इस किसके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट के बेंगलुरु में। उनका कहना है जो कमिंग ईयर में जो फ्लड रिलेटेड हज़ार्ड्स या फ्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है वो बढ़ने वाली है। तो जब भी आपका फ्लड रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा आप इनका नाम डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो, उनकी रिसर्च डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो, बहुत ही यूनिक पॉइंट हो जाएगा। चाहे इसको आप इंट्रो में मेंशन कर लो, चाहे आप इसको कंक्लूजन में भी मेंशन कर सकते हो, है ना। फिर वहीं पे बात हो रही है कि हमें क्या करना चाहिए। ओब्वियसली क्या करना चाहिए, हमें जो हाउसिंग है जो फ्लडिंग वाले एरिया में है उनको शिफ्ट करो, या तो फिर नहीं अगर आप शिफ्ट कर पा रहे हो, नहीं आपके पास जगह है, तो आप क्या करोगे, आप उसको उन हाउसेस को इस तरीके से बनाओगे ताकि जो फ्लड प्रोन हो जाए, यानी फ्लड आए भी तो उनको इम्पैक्ट ना करे। जैसे ब्रह्मपुत्रा में रहती है मिसिंग और मिया कम्युनिटीज़, है ना, जो स्प्लिट हाउसेस पे रहती है, यानी जो हाउस है नीचे बैम्बू खड़े होते हैं और उनके ऊपर हाउस बनाते हैं ताकि जो फ्लड आती है तो नीचे से हो जाती है, हाउस पे कोई इम्पैक्ट नहीं करता है ना, इस तरीके से। तो ये आप कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हो हमेशा ही कि हमें जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनसे ये चीज़ें सीखनी चाहिए। तो ये चीज़ें थी, ये आप नोट डाउन कर लेना फॉर अपने GS1 वाले उसमें मेंस में, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 15 पर, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ नहीं, बट एक बार बता देती हूँ मैं, जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उनका कहना है कि जो स्मगलिंग है, ऑब्वियसली हमें एक ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए स्मगलिंग को रोकने के लिए, है ना। जो इतने सारे मास्टरमाइंड्स बैठे, स्मगलिंग एक कंट्री में नहीं होती, स्मगलिंग इंटर गवर्नमेंटल इशू है, यानी देखो म्यांमार से इंडिया में होती है, बांग्लादेश से इंडिया में होती है, उधर अफगानिस्तान पाकिस्तान से इंडिया में होती है। तो हमें इस चीज़ के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए। और स्मगलिंग एक ऐसी चीज़ है जो पिछले 50-60 सालों में जो चीज़ें हो रही थी वो भी आज हो रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग तब भी हो रही थी, वो आज भी हो रही है ना। तो हम चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, स्टिल वही इश्यूज़ है। तो बात यहाँ पे की है, ये GS3 में स्मगलिंग के ऊपर आपकी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर पर यहाँ पर ये न्यूज़ आई है अबाउट चाइना, जो चाइनीज़ वेसल है वो श्रीलंका में की कोस्ट पे आ रहे हैं। तो बेसिकली देखो आपको पता है अगर श्रीलंका हमारे इतने क्लोज है, नेबर कंट्रीज़ है, एकदम हमारे जो ओशियन है, हमारा जो सी एरिया है उसके एकदम पास है। तो अगर वहाँ पे चाइनीज़ के वेसल आएंगे, चाइना का कोई कंट्रोल होगा चाहे थोड़ा, तो वो इंडिया को इम्पेक्ट करने वाला है। तो उस चीज़ की बात यहाँ पे हो रही है। तो वही बात हो रही है, फिर सिर्फ इंडिया को ही नहीं US को भी इस चीज़ से कंसर्न है। ओबियसली चाइना जितना अपना कंट्रोल फैला रहा है उससे US को भी दिक्कत हो रही है, इंडिया को भी दिक्कत हो, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर वहीं पर बात की गई है जो INS दिल्ली है, इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ड डिस्ट्रॉयर है, ये पता, पहली बात तो आपको ये बात पता होना चाहिए। वो विजिट करके गुडविल विजिट करके आया था श्रीलंका। फिर वहीं पर बात की गई है ROKS ग्वानिगेटो, जो कोरियन नेवी से बिलोंग करता है, डिस्ट्रॉयर। फिर वहीं बात की गई है ये जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस JMSDF डिस्ट्रॉयड, कौन सा, अक्यूबेनो DD-108, जो भी है, मतलब प्रोनाउंसिएशन देख लेना, इनको नोट डाउन कर लेना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा डिस्ट्रॉयर कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। तो आज के लिए न्यूज़पेपर में इतना ही, और ऐसे ही स्टैटिक से लिंक करना है, तभी आप मेंस और प्रीलिम्स में एक्सेल कर पाओगे। छोटी छोटी चीज़ें नहीं मिस करनी होती, इनको अच्छे से यूटिलाइज करना होता है, ठीक है। और देखते रहिए, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।